सर। अंकित का 50 नंबर है और अंकुश का 54 नंबर है, दीपक कुमार 0 नंबर, हिमांशु 68 नंबर। ये 0 नंबर ये पता नहीं एग्जाम लगता है सबमिट नहीं किया था क्या? हाँ और सर, हो सकता है। हाँ, इसी वजह से 0 दिखा रहा है, नहीं तो 0 तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, इसका अपडेटेड नहीं हुआ है। 16 नंबर, एग्ज़ाम सबमिट नहीं किया था तो यहाँ से अपडेट करना पड़ता है। चलिए 50 नंबर है अंकित का, 54 नंबर अंकुश राज का, 16 नंबर दीपक कुमार और हिमांशु राज 68 नंबर। बहुत दिक्कत जा रहा है। और एमडी दिलशाद 48 नंबर। लोगों का धीरे धीरे परफॉर्मेंस बेहतर होता है और तुम लोग का धीरे धीरे खराब होते जा रहा है। पता नहीं सर क्या है। एमडी जावेद 14 नंबर, पुरुषोत्तम 26 नंबर, संतोष मालाकार 52 नंबर और योगेंद्र 40 नंबर। ये संतोष मालाकार का तो पता नहीं चलता है, ये 50 लाता है कभी 52 लाता है, मतलब उससे ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे आ रहा है, 50-60 के बीच में ही रहेगा। एक दो एग्जाम में लगता है कि 80 या 85 मार्क्स लाया है, उसके बाद कहाँ ला पा रहा है। जानते हैं सर, क्वेश्चन आता था तब पर भी कंफ्यूजन में गलती हो जाता है, पता नहीं वही क्या है दिक्कत है, सर। वही कन्फ्यूजन टेक्निकल में वही तो है। टेक्निकल में आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि होता क्या है कि एक ही तरह के सवाल हर चैप्टर में मिलते हैं और सवाल में बस थोड़ा सा भिन्नता होता है हर सवाल में, और आंसर चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह से तो आपको कन्फ्यूजन दूर करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो एक ही तरह के सवाल लगते हैं आपको कि ये सवाल भी एक ही तरह का है और दूसरा सवाल, दोनों मतलब दो सवाल अगर आपस में मिलता जुलता है लेकिन आंसर जो है डिफरेंट है, तो उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसमें क्या डिफरेंट है जिसकी वजह से इसका आंसर डिफरेंट हो गया। वो आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी गलत करके आ जाएंगे। तो ये जी दिक्कत है। सर, समझ रहे हैं। चलिए हम अंकित राज का ही देख लेते हैं आज। पहला सवाल सही है। एसिटिलीन गैस का जो होता है लाल होता है कलर, एसिटिलीन गैस सिलेंडर का, और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का भी लाल होता है और उसमें जो पाइप जो इस्तेमाल किया जाता है वो भी लाल ही होता है। आपने देखा होगा कहीं पे वेल्डिंग करते हुए दुकान पे, तो एक एसिटिलीन गैस से एक पाइप आती है और एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से आती है। ऑक्सीजन सिलेंडर वाले का काला होता है और एक एसिटिलीन वाले का लाल होता है। दो तरह के पाइप लगे होते हैं, एक काला का पाइप लगा होगा, एक लाल का पाइप लगा होगा। तो लाल वाला एसिटिलीन का होता है और काला वाला ऑक्सीजन का होता है। और गैस वेल्डिंग में हम लोग दो तरह के गैस का इस्तेमाल करते हैं, एक ऑक्सीजन का करते हैं और एक एसिटिलीन का करते हैं। ये आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है C2H2 + O2, है ना। ये बन के क्या बनेगा, तो इसमें क्या किया है कि 2CO को अलग कर दिया है, तो बाकी क्या बचेगा। इसमें आपको देखना है कि 2CO को अलग कर दिया है, तो यानी C2 और O2 दोनों दो दो मात्रा में थे, है ना। तो ये दोनों को अलग कर दिया है, तो बच गया क्या, H2। H2 ही तो सिर्फ बच गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। आगे है ये वाला सवाल देखना जरूरी है, हीट इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम। ये क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है। एक्चुअली में इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है I²R T, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है हीट का। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हीट का जो फॉर्मूला जो होता है वो I²R होता है। I से आपका करंट हो गया, R से आपका रेजिस्टेंस हो गया और T से आपका टाइम हो गया। लेकिन कहीं कहीं ये लिखा हुआ रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जब भी वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम जब एक साथ होता है तो हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट किससे होता है, विद्युत स्पार्क से होता है। जब विद्युत स्पार्क करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव वायर जो होते हैं आपके वो टच करेंगे आपस में, नेगेटिव करेंट और पॉजिटिव करेंट जब आपस में टच करते हैं तो स्पार्क होता है ना। तो उसी का है, ये दो एक सवाल हो गए। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में होता है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडिंग फ्लेम की बात कर रहा है। तो ऑक्सीडिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इज द ग्रेटर टू एसिटिलीन। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है ना, रासायनिक फार्मूला जिसको हम लोग बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। और ऑक्सीजन का केमिकल क्या होता है, O2 होता है। या ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, या सिंबल भी बोल सकते हैं कि O2 होता है। तो इसमें ऑक्सीडिंग की बात कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीडिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी थी। तो यहाँ पे वही जो चीज तो है आपके आंसर में कि ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन से ज्यादा मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ये सवाल गलत नहीं होना चाहिए था। ये सवाल लगता है कि ये हिमांशु ने भी गलत कर रखा है। इसने क्या किया है कि ऑक्सीजन को
एसिटिलीन ग्रेट एक्सिलिन को ज्यादा कर दिया है ऑक्सीजन से। अच्छा देखिए ये इसमें मार दिए थे। सेम सर उसमें सवाल है। कंफ्यूज हो गए थे सर थोड़ा सा। यही कंफ्यूजन ही तो दूर करना है ना। चलिए अगला सवाल सर देखिए, एक जैसा लग रहा था। उसी टाइप का सवाल है। देखिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ऑक्सीडाइजिंग के बात कर रहा है तो ऑक्सीजन अधिक मात्रा में होगा, सिंपल सी ऑक्सीजन। बात है। ये तो सवाल सही लगाया आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा ये रेक्टिफायर आपको वेल्डिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा, रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये तो सवाल आपके जनरल कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछता है कि रेक्टिफायर का यूज क्या है, या एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है? तो रेक्टिफायर करता है। ये सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये दो सवाल आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवर्स पोलरिटी में ये क्वेश्चन कार्यखंड गलत है किस, सर। हाँ पॉजिटिव होगा सर, पॉजिटिव रिवर्स पोलरिटी में रिवर्स पोलरिटी में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। मैं अभी समझा रहा हूँ आपको। दो सवाल दो है आपके, एक रिवर्स पोलरिटी होता है और एक स्ट्रेट पोलरिटी होता है। इसमें बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कार्यखंड से जुड़ा होता है। आप इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है तो नहीं समझ रहे हैं ना। इसमें कह रहा है कि रिवर्स पोलरिटी में कार्यखंड किससे जुड़ा होता है और स्ट्रेट पोलरिटी में कार्यखंड किससे जुड़ा होता है। अभी मैं एक आपको फिगर पे ले जाऊंगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है स्ट्रेट पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी। ये फिगर दिख रहा है सबको? यस सर। ध्यान से देखना है। ये है आपका स्ट्रेट पोलरिटी। स्ट्रेट पोलरिटी क्या सवाल था आपका कि कार्यखंड किससे जुड़ा रहता है स्ट्रेट पोलरिटी में? तो ये आपका कार्यखंड यानी पॉजिटिव। वर्कपीस का जॉब है ना। तो क्या है स्ट्रेट पोलरिटी में किससे जुड़ा हुआ है? ये पॉजिटिव प्लस में। प्लस वाला साइन दिख रहा है आपको, है ना। यस। ये डीसी पावर सप्लाई है, मतलब डीसी ये पावर सप्लाई कर रहा है बिल्डिंग करने के लिए। ये एनोड है, ये आपका कैथोड है। कैथोड जो है आपका इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग करने का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोड है ना। और ये आपका जो एक जो वर्कपीस से जुड़ा होता है वो आपका पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। किसमें? स्ट्रेट पोलरिटी में। मतलब सीधा वाला में वर्कपीस जो है वो, इसको क्लियर कर लो हिमांशु, तुम कंफ्यूजन में हो इसमें। स्ट्रेट पोलरिटी में बिल्डिंग का जो पॉजिटिव इलेक्ट्रो अथी जो होता है, पॉजिटिव पॉइंट जो होता है वो आपका वर्कपीस से यानी कार्यखंड से जुड़ा होता है, जॉब से जुड़ा होता है। और नेगेटिव वाला जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है, जो वेल्डिंग करने का काम करता है। अब सेम चीज हम लोग देखेंगे रिवर्स पोलरिटी में। ये आपका रिवर्स पोलरिटी है, ये आपका डीसी सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है। इसमें देखिए, इसमें प्लस से आपका इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है और माइनस से वर्कपीस जुड़ा हुआ है। तो रिवर्स में रिवर्स आ गया तो वर्कपीस माइनस से जुड़ा होगा। सिर्फ वर्कपीस याद रखिए, इलेक्ट्रोड वाला में याद रखिएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। सिर्फ वर्कपीस याद रखिए आप कि वर्कपीस किससे जुड़ा होता है। तो स्ट्रेट वाला में पॉजिटिव से वर्कपीस जुड़ेगा और रिवर्स वाला में नेगेटिव से वर्कपीस जुड़ेगा। वही तो सवाल था आपका, कितना बढ़िया सवाल था ये, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। ये इस चीज में किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। अच्छा है कंफ्यूजन? याद कैसे रखेंगे? स्ट्रेट यानी सीधा वाला। सीधा क्या होता है? सीधा मतलब सीधा सीधा पॉजिटिव और आपके रिवर्स दिमाग में आना मतलब चाहिए। उल्टा माइनस। हाँ माइनस। सीधा सीधा मतलब प्लस और रिवर्स मतलब माइनस। तो सीधा में आपका वर्कपीस जो है वो सीधा में आपका प्लस से जुड़ा रहेगा और रिवर्स वाले में माइनस से जुड़ा रहेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अब हम लोग वापस अपने सवाल पे चलेंगे। अब देखिए वो दोनों सवाल आपके तुरंत बन जाएंगे। आप बताइए रिवर्स पोलरिटी में कार्यखंड किससे जुड़ा रहेगा? माइनस निगेटिव से। नेगेटिव से, बहुत बढ़िया। और स्ट्रेट में किससे जुड़ा रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव से, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस सवाल में हमको नहीं लगता कि कभी आपको परेशानी आएगी। चलिए आगे बात करेंगे। अगला सवाल है कि आर्क वेल्डिंग होने में सहायक होता है। तो आणविक आकर्षण तथा पृष्ठ तनाव जो है वो आर्क वेल्डिंग होने में सहायक होता है। अगला सवाल सही है आपका। लेजर वेल्डिंग, देखिए इसमें दिया हुआ होता, चार ऑप्शन आपका दिया हुआ होगा, जैसे मिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग और एक और सबमर्ज वेल्डिंग, ऐसे करके होगा आपका ऑप्शन में। इसमें था कि आर्क वेल्डिंग का प्रकार निम्न में से क्या नहीं है। तो जितने भी तरह के जो वेल्डिंग जो होते हैं, जैसे टिग मिग हो गया, है ना, सबमर्ज वेल्डिंग हो गया, ये सारे जो है आपके वो आर्क वेल्डिंग के ही एक प्रकार हैं। लेकिन लेजर वेल्डिंग जो है वो आर्क वेल्डिंग नहीं है। लेजर में लेजर से वेल्डिंग किया जाता है, तो लेजर वेल्डिंग आर्क वेल्डिंग में नहीं आता है। तो लेजर वेल्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा अगला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 नंबर देखेंगे कि ईंधन गैस उदाहरण नहीं है।
ईंधन गैस का उदाहरण नहीं है। तो सिंपल सी बात है, एसिटिलीन तो ईंधन है बाबू, एसिटिलीन ईंधन है, वो जलाने का काम करता है। यस देखिए सर, सर कंफ्यूज हो गए, नहीं हम पढ़वे न किए थे। देखिए देखिए, जो जलता है वो आपका ईंधन हो गया, है ना। ईंधन हो और गया। जो जलाने का काम कर रहा है वो थोड़ी ना ईंधन होगा। बात हमारी समझ रहे हैं। तो ऑक्सीजन हाँ जलाने का सर। काम करता है, जलने का काम नहीं करता है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में कोई भी ईंधन जल सकती है। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी सर क्या ये है आपका, एक तरह कंफ्यूजन का में हो ईंधन गया हो गया। सर। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चीज ध्यान रखना है, ऑक्सीजन ईंधन नहीं है ना। अगला है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर में गैस का दाब कितना होता है। 138, 300 लगाया है। चलो बहुत बढ़िया है ना। इसका आंसर जो है 138 इसमें दिया हुआ है, लेकिन 300 ही आंसर होता है ना। इसमें ऑप्शन में दिया होगा 300, इस वजह से मैंने दे दिया है, लेकिन 300 बार इसका सही आंसर होता है। ऑक्सीजन 300 सिलेंडर में गैस का जो दाब होता है वो 300 बार होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। 138 को हटा दीजिए इसमें से, है ना। वो गलत डल गया होगा या फिर बुक में गलत दिया होगा, इस वजह से सेम लिखा गया होगा। अगला है कि किसके कारण धातुओं में जंग लगता है ना। तो हवा पानी दिया हुआ होगा, दोनों हो जाएगा आपका। दोनों, हाँ। अगला है कि किस विधि में डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है। तो मीटर इनर्ट गैस वाले बिल्डिंग में हम लोग डीसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। आर्क में भी डीसी का क्या करते चीज सर, एक बार फिर से दिखाइए वो क्वेश्चन। हैं। मेटल इनर्ट गैस बिल्डिंग कह रहा है डीसी करंट का किस में इस्तेमाल करते हैं। मेटल का बिल्डिंग करने में लगभग जितने तरह के जो आर्क बिल्डिंग होते हैं उसमें हम लोग डीसी करंट से ही बिल्डिंग करते हैं मैक्सिमम में। चलिए अगला है कोरोजन का कौन सा कारण है। तो कोरोजन मतलब जंग लगना। जंग किसके कारण से लगता है। तो एक पानी से ऑक्सीजन। लगता है और एक ऑक्सीजन से लगता है। तो जब जंग को पता था तो गलत कैसे मार दिया। दो पार्ट को स्लाइड करने से जंग लगेगा कि फ्रिक्शन होगा। सर क्रोजन का मतलब है, कंफ्यूज में हो गए हम। नहीं तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा, ये टेक्निकल वर्ड है और टेक्निकल वर्ड जो होते हैं वो हिंदी में नहीं लिखा रहता है। ज्यादातर आपको कोरोजन ही देखने को मिलेगा, रस्ट कोरोजन, है ना, ऐसे ऊपर आप जंग दिए हुए थे ना सर, अब जंग दिए लगा कोई हुआ कोई है। सवाल में तो लिखा रहता है ना, लेकिन अगर आपको कोरोजन लिखा मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे। यह सर ये तो याद करना याद होगा रखना सर, भूल पड़ेगा ना। गए थे। कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। तो जंग किसके कारण से लगता है। तो ऑक्सीजन और जल से लगता है। दो पार्ट स्लाइड करेंगे आपस में तो वो फ्रिक्शन होगा। अगला सवाल है आपका कि गैस कटिंग टॉर्च द्वारा धातुओं में सुराख करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको पियर्सिंग बोलते हैं। पियर्सिंग करते हैं जब हम लोग किसी गैस टॉर्च मतलब सीधा सीधा वो गैस इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है, और गैस इलेक्ट्रोड से जब किसी धातु में सुराख करते हैं उसकी क्रिया को क्या कहते हैं, या उस प्रक्रिया को क्या कहते प्रेशर हैं। देना। तो पियर्सिंग बोलते हैं। नहीं, प्रेशर और पियर्सिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिर तुम कंफ्यूज हो रहे हो। पियर्सिंग होता है सर वो। ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, प्रेशर देते हैं तब ना छेद होता है सर। प्रेशर कैसे देते हैं, हाथ से देते हैं तब नहीं ना। सर, वो गैस ज्यादा देती। नहीं वैसा कुछ नहीं है वो। हाँ गैस जो, अब गैस तो प्रेशर से तो बाहर निकलता ही है, क्योंकि वो गैस सिलेंडर में जो है वो प्रेशर से, दाब से भरा हुआ रहता है, इस वजह से। जैसे उसका हम लोग वाल्व खोलते हैं तो प्रेशर से बाहर निकलता है ना। तो वो यस अलग सर। से। ये कह रहा है होल तो करने की उसको बढ़ा प्रक्रिया को, देते हैं। कह रहा है सुराख करने की प्रक्रिया को और होल करने की प्रक्रिया को ये कह रहा है। तो ये पियर्सिंग होगा आपको। फिर प्रेशर में कंफ्यूज मत होइए आप। आगे सवाल ये सब सही है, बहुत बढ़िया है। 22 नंबर सवाल आपका गलत है। इसमें लिखा है कि निम्न में से क्या होने से फ्लैशबैक का पता चलता है। फ्लैशबैक का पता चलता है नोजल से काला धुआं और आवाज उठती है, तो हमको पता चलता है कि फ्लैशबैक हो रहा है। अगला है कि निम्न में से किस कार्य के लिए बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है। बेंट स्निप एक कटिंग करने का वो औजार होता है। तो बेंट स्निप की बात, कैंची। हाँ बिल्कुल, अब बेंट स्निप की कैंची। बात कर रहा है। तो ये कैसा होता है, बेंट स्निप कैसा होगा, मुड़ा हुआ होगा। बेंट कह रहा है ना, बेंट मतलब मुड़ा हुआ होता है। तो आपका वही आंसर हो जाएगा कि कर्व्ड लाइन के साथ सीट को काटने के लिए, यानी किसी मुड़े हुए, कर्व किए हुए, गोल किए हुए किसी लाइन के साथ सीट को काटने के लिए। जैसे क्या करते हैं, अपने कपड़ा दुकान में कभी गए होंगे कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा को सीजर से काटने से पहले क्या करता है, वो कपड़ा को मोड़ता है ना। और मोड़ने के यस। बाद सीधा सीजर ऐसे चला देता है। उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि बेंट स्निप का प्रयोग किया जाता है किस कार्य के लिए। तो किसी भी कर्व हमको लाइन का, लगा ना सर सीट को मोड़ने के लिए, कहा है कि बैंड इसमें लिखा हुआ है, हम लॉजिक ऐसा लगा के दे दिए। नहीं तो वैसे नहीं होता है ना। अगला सवाल है आपका कि निम्न में से किस प्रक्रिया को
करके ही सीट मेटल कार्य किया जा सकता है। तो सीट मेटल कार्य बताया आपको, सीट मेटल में हम लोग उसी धातु का इस्तेमाल करते हैं जो मैलेबल होता है, और मैलेबल को आसानी से हम लोग रोल कर सकते हैं। और सीट जो बनाया भी जाता है ना, वो रोल करके बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा लंबा सीट बनाना है ना, 20 मीटर लंबा बनाना है, तो 20 मीटर लंबा आप उसको ऐसे ही जमीन पे तो फैला नहीं सकते, और फैलाने के लिए आपको 20 मीटर का जगह होना चाहिए ना, 20 मीटर का जगह। तो 20 मीटर को जगह कहाँ से लाएंगे? उतना बड़ा दुकान या उतना बड़ा शॉप, छोटे से दुकान में ही आपको काम करना है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि उसको रोल करते हैं, 20 मीटर को रोल कर देते हैं। मान लो कि 5 मीटर का डाया बना लिया और 5 मीटर के डाया में रोल करके रख दिया, तो रोल करके, और सीट बनाया जाता है हमेशा रोल करके ही बनाया जाता है। अगला कि निम्न में से किस पाइप को मोड़ने के लिए बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड पाइप बेंटर का इस्तेमाल किए जाते हैं? तो जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप को मोड़ने के लिए बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड, मतलब बेंच पर फिक्स रहता है और हाथ से हम वो लोग उसको ऑपरेटेड करते हैं और मोड़ते हैं। जी बताइए क्या सवाल है? ये वाला क्वेश्चन हमको पता था सर, गलती से हमसे सबमिट हो गया इस पे, तो हम दोबारा किए तो नहीं हुआ? नहीं, दोबारा अगर ये सवाल तुमने कॉपर पाइप लगा दिया था, तो कॉपर पाइप फिर जाने के बाद तुमको जीआई पाइप पे क्लिक करना चाहिए था और उसको सबमिट आंसर करना चाहिए था। तुमने सबमिट आंसर नहीं किया होगा, इस वजह से आपका पहले वाला ही आंसर रहेगा। सर हम सोचे कि एक बार सबमिट कर दिए, फिर दूसरा में खाली टच करके छोड़ दिए। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है। तुम तो ऑप्शन चेंज कर रहे हो तो सबमिट तो दोबारा करना पड़ेगा ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे 30 नंबर कि निम्न में से किस सीट का प्रयोग करके हाईली कोरोसिव एसिड टैंक का निर्माण किया जाता है? मतलब हाईली कोरोसिव कहने का मतलब क्या, कि उसमें अगर एसिड डाल दिया जाए, अम्ल डाल दिया जाए, तो उसमें कोरोजन न लगे। आपको पता है मेटल जो है वो सबसे ज्यादा जंग जो लगता है वो एसिड के कारण लगता है, मतलब अम्ल के कारण लगता है ना। तो आपको शीशा, आप जानते हैं लेड जो होता है शीशा, तो आपने देखा होगा कि आप ये केमिस्ट्री लैब में सारे जो कप जो बनाए रहते हैं, गिलास जो बनाए जिसमें हम लोग एसिड रिएक्शन करवाते हैं, वो सब शीशा का बना हुआ होता है। तो ये शीशा सीट तो आप आसानी से मार सकते थे कि ये एसिड से कोरोजन नहीं लगता इसमें, तो शीशा सीट हो जाएगा। लेड मतलब शीशा होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि निम्न में से किसका प्रयोग करके पाइप के एक सिरे को बंद किया जाता है? तो ये कितना बार बताए हम लोग, प्लग। इसका हम लोग देहाती भाषा में तुमको एग्जाम्पल भी दिए थे कि प्लग क्या होता है। प्लग आप जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 3 पिन 2 पिन का जो प्लग आता है ना, उसको प्लग ही तो बोलते हैं। वो क्या करता है, किसी होल में घुसने का काम करता है। तो किसी, अगर मान लो कि कोई पाइप है और पाइप का एक छोर जो है वो खुला हुआ है, वहां से पानी बह रहा है, तो उसको हमको पानी को बंद करना है, तो क्या करेंगे, उसके अंदर कोई प्लग डाल ही के तो करेंगे, तो प्लग वाल्व हो जाएगा। उसका नाम जो है प्लग वाल्व है। यूनियन का कहाँ पे करते हैं सर? यूनियन का प्रयोग हमने बताया था कि अस्थायी जोड़ के लिए, अस्थायी जोड़ के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इस तरह से आपका एक पाइपलाइन गया हुआ है ना, और बीच में आपको खोलने कसने का बार बार जरूरी पड़ता है। मान लो यहाँ पर खोल के यहाँ से पानी को यहीं पे निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये पाइप भी मूव नहीं करेगा, ये पाइप भी हम जैसे टंकी में लगा होता है ना सर, टंकी मोटर में से पानी टंकी में घुसता है और बंद कर देते हैं तो डायरेक्ट नल में गिरता है। नहीं, वो तो आपका वहां पे तो आप किसी भी प्रकार का वाल्व लगा सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार का वाल्व कहने का मतलब कि वहां पे आप टी वाला वाल्व लगा सकते हैं, है ना। टी ज्वाइंट लगा के कोई भी एक वाल्व लगा सकते हैं। ऊपर वाला बंद कर देंगे, नीचे वाला खोल देंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा वाल्व बोलते हैं, हाँ क्या नाम था, जो दोनों तरफ पानी को प्रवाहित होने देता है, क्या नाम था जी उसका, चेक वाल्व एक तरफ था और दोनों तरफ वाला नॉन रिटर्न वाल्व सर। नॉन रिटर्न वाल्व तो एक ही तरफ जाने देता है ना, वो कुछ वाल्व का नाम है ध्यान में। हाँ, रिड्यूसिंग सॉकेट। रिड्यूसिंग सॉकेट तो बाबू, रिड्यूसिंग सॉकेट तो पानी को दो अलग अलग डाया के पाइप को जोड़ने का काम करता है ना। टी वाल्व सर, टी तो ज्वाइंट है, वाल्व कहाँ है वो, ज्वाइंट क्या है ध्यान में नहीं आ रहा, रुक जाओ, आगे करते करते आ जाएगा ध्यान में, तो मैं बता दूंगा, है ना। तो प्लग वाल्व का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक सिरा को बंद करने के लिए। कोई एक सिरा होता है उसको बंद करने के लिए, अगर वहां से पानी लीकेज कर रहा है तो उसको बंद करने के लिए। अगला सवाल जो आपने गलत किया है वो है कि निम्न में से किसमें दोनों किनारों को रखकर सोल्डरिंग या ब्रेंजिंग किया जाता है? तो लैप सीम में,
सिम मैंने आपको बता दिया सिम्स क्या होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अगला है कि निम्न, ये सवाल सही है आपका। अगला है कि निम्न में से कौन सा पाइप बिना जोड़ का होता है। बिना जोड़ का मतलब उसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता है। तो जहाँ पे हमको अधिक प्रेशर में पानी प्रवाह करना रहेगा और वहां पे ज्वाइंट रहेगा तो खुल जाएगा, है ना। जैसे आप मान लीजिए कहीं पे प्लग वॉल्व लगाए हैं पानी को रोकने के लिए और बहुत ज्यादा प्रेशर में आ गया, बहुत ज्यादा प्रेशर में पानी आ गया तो वो तो प्लग वॉल्व को निकाल देगा, खोल देगा, बहा देगा। तो हम लोग हाईली प्रेशर जहाँ पे हम लोग पानी को प्रवाह करना होता है हाईली प्रेशर स्टील में, तो हम लोग वहाँ पे जोड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। ज्वाइंट नहीं रहता है, एकदम फिक्स एक ही पाइप रहेगा, तो इसी प्रकार का कोई ज्वाइंट नहीं। सर इसका ऊपर वाला एक क्वेश्चन देखिए तो सर, जो ये वाला 31 जो था। हाँ 31 सर, ये मेरा बुक में दिया हुआ है 32 से 35। आपका बुक में दिया हुआ कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का तापक्रम है, मतलब टेम्परेचर तो क्या है। तापक्रम मेरा बुक में दिया हुआ है सर, इसका टेम्परेचर 32 से किसका 35 टेम्परेचर डिग्री। दिया हुआ है, ये देखो किसका टेम्परेचर दिया हुआ है, ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम का दिया हुआ है। हाँ सर, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का ही बोल रहे हैं। कौन सा बुक में, हमारे में तो यही दिखा, हो सकता है ना। हिमांशु क्या है सर ये इसका जो मतलब, NSQF लेवल 5 जो है ना सर, अच्छा उसमें हम सेट बना रहे थे तो उसमें दिया हुआ था। हाँ तो फिर आपका 32 से 3500 तक दिया हुआ है ना। यस। हाँ तो आप वही ध्यान, अगर NSQF 5 लेवल वाले बुक में दिया हुआ है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। ये मैंने आपका ये जो आपका थ्योरी का जो बुक है बलवीर सिंह वाला, उसमें आपका 31 से लेकर 3300 तक दिया हुआ है। जी सर, तो बलवीर आप, में ही है। हाँ बलवीर में ये दिया हुआ है, और आपके बुक में ये IT वाले बुक में बहुत ज़्यादा ऐसा है, किसी बुक में और ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा का डिफरेंस है। जैसे इसमें 3100 से 33 दिया हुआ है, उसमें 32 से 35 दिया हुआ है। जोगिंदर माइक ऑफ कर दो, बकरी बांधने ला है साला। किसके से आवाज आ रहा है, जोगेंद्र कहाँ है यहाँ पे, जो जोगेंद्र की आवाज से आएगा। अंकित राज है, हिमांशु, चलिए ठीक है हो गया। अगला सवाल देखेंगे 38 नंबर सवाल जो गलत किया है वो है कि निम्न में से कौन सी गैस कैल्शियम कार्बाइड और जल की रासायनिक प्रतिक्रिया। तो एसिटिलीन जो किसका मिक्सचर होता है, कैल्शियम का होता है, कार्बाइड का होता है और जल का होता है एसिटिलीन गैस मिक्सचर। तो सीधा सीधा वो पूछ रहा था। आपका अगला सवाल है कि नोजल का साइज निम्न में से किस पे निर्धारित नहीं होते हैं। तो धातु के तापक्रम से कोई मतलब नहीं है, नोजल का साइज क्या रखना है आपको। पंच किए गए सुराख के चारों ओर से धातु को फ्लैट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बॉल पिन हैमर का किया जाता है। पंच किए गए सुराख के धातु के चारों ओर फ्लैट में बॉल पिन हैमर का, बिल्कुल। फ्लैट करने के लिए, रिविटिंग करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बॉल पिन हैमर का। रिविटिंग करने के लिए, किसी को फैलाने के लिए हम लोग बॉल पिन हैमर का ही तो प्रयोग करते हैं। जी सर, यस सर। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 43 नंबर सवाल गलत है कि फ्लेशिंग एनविल का ऊपरी भाग होता है। तो समतल होता है फ्लेशिंग एनविल का ऊपरी भाग। अगला है कि पाइप थ्रेड के स्टैंडर्ड फॉर्म BSP होता है। ये सवाल कैसे गलत हो सकता है। अगला है कि फिलर मेटल का गलनांक जोड़ी जाने वाली धातु के गलनांक से होती है, तो कम होती है। और अगला है यदि कटिंग करते समय कटिंग ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दें तो निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें दो ऑप्शन दिए होंगे। जैसे एक ऑप्शन दिया है कि गैस की खपत अधिक होगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे कटिंग करते समय, तो गैस की जाहिर सी बात है तो मात्रा तो खत्म होगी और ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पे प्रवाहित होगा। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। एक आपका है कि रिवर्स पोलैरिटी का दूसरा नाम क्या है। तो रिवर्स पोलैरिटी में क्या हो रहा था, रिवर्स में हो रहा था माइनस सर। रिवर्स में कार्यखंड जो था वो माइनस में था। जी सर, तो यहाँ इसमें पॉजिटिव है सर। इसका दूसरा नाम सर, दूसरा नाम लिखा हुआ है। हाँ तो दूसरा नाम पूछ रहा है ना, तो ये दूसरा नाम उसको पॉजिटिव बोलते हैं, रिवर्स वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, क्योंकि कार्यखंड जो होता है वो माइनस से जुड़ा होता है, लेकिन इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा होता है, पॉजिटिव से जुड़ा होता है। तो नाम जो दिया जाता है वो इलेक्ट्रोड के अनुसार दिया जाता है। तो रिवर्स पोलैरिटी में हम पॉजिटिव बोलेंगे और स्ट्रेट पोलैरिटी को नेगेटिव बोलेंगे, सीधा उल्टा होता है। समझ रहे हैं।
यस ये उसका दूसरा नाम पूछ रहा है ना। ये अगर पूछता आपका कि कार्यखंड किससे जुड़ा होता है, तो रिवर्स में नेगेटिव से जुड़ा होता है और स्ट्रेट में पॉजिटिव से जुड़ा होता है कार्यखंड। लेकिन अगर दूसरा नाम पूछेगा तो दूसरा नाम जो हम लोग देते हैं वो इसको उसके इलेक्ट्रोड के अनुसार देते हैं, इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोड जो है पॉजिटिव से जुड़ा हुआ होता है, तो इस वजह से रिवर्स पोलैरिटी का नाम वो हो जाएगा। एक सवाल और आपका था, इसका था क्या बोलते हैं, अंकित राज का कल जो सवाल था कि थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, यही सवाल था ना। यस सर। तो थर्मिट एक पाउडर होता है बाबू, है ना। थर्मिट पाउडर होता है जिसमें हम आपको बता दे रहे हैं, एक सेकेंड देखिए पोलैरिटी वाला एक बार और आप लोग क्लियर हो लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बार बार आपको दिखा रहा हूँ। ये सवाल पूछे जाएंगे आपसे। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी में वर्कपीस पॉजिटिव से जुड़ा होता है लेकिन इलेक्ट्रोड नेगेटिव से जुड़ा होता है। और रिवर्स पोलैरिटी में क्या होता है, रिवर्स पोलैरिटी में आपका वर्कपीस जो है वो माइनस से जुड़ा होता है और इलेक्ट्रोड जो है वो प्लस से जुड़ा होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना है आपको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थर्मिट वेल्डिंग की, है ना। तो थर्मिट वेल्डिंग क्या होता है, थर्मिट वेल्डिंग में दो प्रकार के हम लोग चीजें इस्तेमाल करते हैं। एक मेटल ऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और एक एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग दो तरह से करते हैं। एक 2 रेशियो में करते हैं। मेटल ऑक्साइड का 10 भाग होता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 3 भाग होता है ना। और इन दोनों का 10 भाग तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 3 भाग को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, मिक्सचर बनाया जाता है। और उस मिक्सचर से जो तैयार होता है उसी को बोलते हैं थर्मिट, है ना। और उसी थर्मिट पाउडर से जो हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग में क्या होता है, मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर बनाया जाता है जिसमें 10:3 में मिलाया जाता है। मतलब 10 भाग मेटल ऑक्साइड का और 3 भाग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, दोनों को मिला करके मिक्सचर बनाया जाता है। उससे जो पाउडर जो निर्माण होती है उसको हम लोग थर्मिट पाउडर बोलते हैं। और उसी से जो वेल्डिंग किया जाता है उस पाउडर के सहायता से उसको हम लोग थर्मिट वेल्डिंग बोलते हैं। ये आपका थर्मिट वेल्डिंग होता है। थर्मल वेल्डिंग क्या होता है, थर्मल वेल्डिंग जो हमने कल आपको बता दिया था, आपने थर्मिट पूछा था, मैंने थर्मल बताया था। तो थर्मल में क्या होता है कि हम लोग कुछ नहीं करते, दो पार्ट्स को आपस में, दो मेटल्स को ज्वाइंट करने के लिए दोनों मेटल्स को आपस में खूब हीट करते हैं। और हीट करने के बाद उसको हैमर के सहारा से, स्लेज हैमर की सहायता से पीट के आपस में ज्वाइंट कर देते हैं, जो लोहार करने का काम करते हैं। अब बताइए इस सवाल में किसी को कोई परेशानी है तो बताइए। नो सर। TIG इसी को बोलते हैं सर, थर्मिट वेल्डिंग को। नहीं टीग इसको नहीं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है टीग, है ना। टंगस्टन इनर्ट गैस, उसमें क्या होता है कि भारी मेटल को, टंगस्टन जैसे मेटल को हम लोग करने के लिए टीग करते हैं। भारी मतलब भारी कहने का मतलब कि हार्ड मेटल। मीग क्या होता है, देखिए मीग में हम लोग मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है, मेटल को, किसी भी प्रकार के मेटल को। लेकिन टीग में क्या होता है, टंगस्टन को करते हैं, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। टीग मीग ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और कोई सवाल में परेशानी है तो बताइए एक बार, समय क्योंकि होने वाला है। नो सर, ये पेन हैंड स्क्रू क्या होता है सर? हैं? पेन हैंड स्क्रू, पैन हैंड स्क्रू, उसका देखो जितने भी तरह के स्क्रू जो है वो आपके उसके हेड की तरह उसका नाम रखा गया है। जैसे स्नैप टाइप का हेड रहेगा, स्नैप कैसा होता है, ऐसा स्नैप होता है। सर मेरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ना सर, पेन हैंड स्क्रू का व्यास क्या होता है? तो पेन हैंड स्क्रू देखे ही नहीं। पैन हैंड स्क्रू बता तो रहा हूं मैं कि जितने तरह के भी स्क्रू होते हैं उसका नाम जो है उसके हेड के अनुसार दिया जाता है। जैसे स्नैप हेड स्क्रू, उसका हेड जो है स्नैप टाइप का होता है, इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का होता है, फिर नीचे ऐसे टेल लगा हुआ आता रहता है, तो आपका स्नैप हेड हो गया। पैन कैसा होता है, पैन जो होता है आपका अर्धवृत्ताकार टाइप का होता है ऊपर में, वो पैन हेड स्क्रू हो गया। और हर का स्नैप हेड का जैसे हमने लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाया था, L = 2D, है ना, यानी कि लेंथ इक्वल टू क्या होता है, 2 × डायमीटर ऑफ द शैंक। शैंक का जितना डायमीटर रहेगा या फिर हेड का जितना डायमीटर रहेगा
वो उसके अनुसार से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ द सैंक निकल जाएगा। सैंक का कितना टोटल लेंथ रहेगा वो निकल जाएगा। और हेड के अनुसार ही हम लोग किसी भी रिविट का सैंक की लंबाई डिसाइड करते हैं, जितना हेड का डायमीटर रहेगा उसके अनुसार से। और कोई दिक्कत है तो बताइए। एग्जाम कब होगा सर? एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है मंडे से। मंडे से आपका एग्जाम स्टार्ट होना है। अभी नोटिस गया है ग्रुप में, उसको आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और जो नहीं ग्रुप में एक्टिव है उनको फोन करके बता दीजिए अपने दोस्तों को, क्योंकि उसी के अनुसार से आपका सेक्शनल मार्क्स डिसाइड होगा। 5 दिन आपका मॉक टेस्ट होगा और 6वें दिन आपका फाइनल एग्जाम होगा। और जो फाइनल एग्जाम में आप मार्क्स लाएंगे, AITT जैसा एग्जाम होगा फाइनल वाला, उसमें आपको हर चैप्टर से सवाल रहेंगे और उसमें जो मार्क्स आएगा उसी के अनुसार आपको NCVT को आपका मार्क्स सेशनल वाला भेजा जाएगा।